तो गाइस, मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा इंडियन रुपी क्यों फॉल हो रहा है। इसके क्या हमारे को नुकसान है, क्या हमारे फायदे हैं, मार्केट पे कैसा असर पड़ेगा और क्या। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंडियन रुपीस फॉल हो रहा है या फिर इंडियन रुपीस बढ़ रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, या ये सब ये आपको कैसे पता लगेगा। इसका एक रेट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? मतलब मान लो, जैसे अभी मान के लो, मतलब अभी डॉलर जो है 94 चल रहा है, 95 चल रहा है। तो मान 95 राउंड फिगर ले लेते हैं, तो मान लो एक डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपीस के हिसाब से 95 है। तो इसका अगर आप कन्वर्जन करोगे एक्सचेंज रेट का, तो वो आएगा $1 इज इक्वल टू 95 रुपीज। इसका मतलब अगर कोई यूएस का या डॉलर का कोई इंसान $1 इंडिया में लेके आता है, तो यहाँ पे वो चीज खरीद सकता है जिसकी वैल्यू 95 है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95 रुपीज तक की वैल्यू की चीज वो खरीद सकता है। मतलब उनके वहाँ का, अगर मैं वैसे बताऊं आपको समझाने के लिए, तो उनके वहाँ का 1 रुपया हमारे यहाँ के 95 रुपीज के बराबर है। ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक। तो ये होता है एक्सचेंज रेट। ये जैसे आपको पता होगा कि गोल्ड, सिल्वर, ये सारे, कॉपर, जिंक, ये सारी कमोडिटीज हैं। ऐसे ही रुपीज, करेंसी, जितनी भी करेंसीज हैं, ये सारी भी एक कमोडिटी के अंदर ही आती है। जब हम लोग ट्रेड करते हैं कमोडिटीज के अंदर, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन सब के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट। जब हम ट्रेड करते हैं करेंसीज के अंदर, इनको हम कहते हैं फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। ये एक रेट होता है जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो कि फ्लक्चुएशन, जो भी पैसे वगैरह होते हैं ट्रेड वगैरह करने के लिए स्पेकुलेशन करते हो आप, वो करेंसीज के अंदर भी होती है। इसमें फ्यूचर ऑप्शन होते हैं, फॉरेक्स फॉरेक्स भी होता है। अब इसकी हम बात करते हैं कि हो क्या रहा है और क्यों गिर रही है। देखो, हमारा इंडियन रुपीस जो है वो इसलिए गिर रहा है कि एक तो एफआईआई जो हमारे इंडियन मार्केट में से अपना स्टॉक, जो स्टॉक है वो बेचते हैं या फिर अपना सेलिंग कंटिन्यू रखते हैं, तो वो हमारे इंडियन रुपीस को बेच रहे हैं, जिसके चक्कर में हमारे इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर, ठीक है। और दूसरी वजह यह है कि हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू उतनी ज्यादा ग्लोबली रीच्ड आउट नहीं है जितनी ज्यादा यूएस डॉलर है। आपको पता होगा यूएस डॉलर बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, हर जगह पे यूएस डॉलर ही है। इंडियन रुपीस को जनरली लोग नहीं लेते हैं क्योंकि ग्लोबल करेंसी नहीं। लोगों की डिमांड इसलिए भी कम होती है क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, नीचे आ गई है। जिसके चक्कर में कि हमारी इकोनॉमी कम हो रही है, तो हमारे रुपए की वैल्यू भी कम होगी। डॉलर बढ़ता है इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि यूएस जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी इकोनॉमी अच्छा वर्क करती है। अभी हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। तो देखो, इससे हमारे जो इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, स्टॉक मार्केट पे, और इन सारी चीजों पे कौन कौन से सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से सेक्टर के लिए अच्छा है, कौन से के लिए बेकार है, कैसे बच सकते हैं आप, क्या तरीके हैं इसको बचाने के, तो वो सारी चीज की आज हम बात करें। तो हाय गाइस, मेरा नाम सक्षम मल्होत्रा, मैं वापस से अब आपको स्टार्ट करा के बताऊँ। हमारा सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट ये और इम्पोर्ट, इसके ऊपर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको समझते हैं। देखो, एक्सपोर्ट हमारा सबसे पहले, देखो अगर आप कोई भी करेंसी डिवेल्युएट हो रही है यानी कम हो रही है, तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इम्पोर्ट कम हो जाता है। क्यों होता है? देखो, मान लो आप यूएस के अंदर हो एंड आप पे $1 है, या चलो थोड़ा नॉर्मल बताता हूँ। मान लो आप 100 रुपये जब लेके आ रहे थे पहले, तो आपको इंडिया में दो चीज, मतलब कोई भी आप मान लो आप इंडिया में 100 रुपये लेके आ रहे हो, तो आपको ऐसे दो कैलकुलेटर मिल रहे हैं, यानी एक 50 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। और आपको जरूरत है या कोई भी चीज आपको मिल रही है, आप खरीद लो। अब होता क्या है, जैसे ही हमारी करेंसी डिवेल्युएट हो जाती है, तो आपके लिए वो सस्ती हो जाएगी। अब 100 रुपये में आपको ये दो नहीं मिलेंगे, हो सकता है तीन मिल जाए, हो सकता है चार मिल जाए। तो अब आपको, आप मतलब आपको जरूरत नहीं भी होगी तो भी आप बेफालतू में डिमांड बढ़ा दोगे, एज प्राइस और डिमांड के अंदर नेगेटिव कोरिलेशन रिलेशन होता है। मतलब डिमांड जितना बढ़ेगी, मतलब प्राइस जितना बढ़ेगा उतनी डिमांड कम होती है जनरली। कुछ गुड्स के अंदर ऐसा होता है कि जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी ज्यादा डिमांड भी बढ़ेगी, स्टेटस सिंबल के लिए, जैसे आईफोन वगैरह हो गए, एप्पल के प्रोडक्ट्स, तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट जनरली जैसी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, ठीक है। ये होता है एक्सपोर्ट हमारा इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों के लिए हमारी चीज सस्ती हो जाती है, वो ज्यादा खरीदते हैं। इसके क्या फायदे वो बताऊंगा अभी। इसके बाद हमारा इम्पोर्ट कम हो जाता है। इम्पोर्ट कम क्यों हो जाता है? अब यही सेम एग्जांपल हम चलते हैं। मान लो वो हमारे पास लेके आ रहे थे, तो उनको अब ज्यादा चीजें मिल रही थी। अब हम 100 रुपये लेके उनके पास जा रहे हैं और हमें जो पहली चीज दो आती थी, अब वो दो के बजाय एक हो जाएगी। समझ रहे हो? उनके लिए तो दो से चार होगी ना, बढ़ गई। हमारे लिए वो महंगी हो जाएगी, तो हम कम डिमांड करेंगे। अब आप कहोगे डिमांड कम करेंगे उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हमारा जो बीओपी होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट है वो हमारा हर साल डेफिसिट में जाता है। डेफिसिट में जाता है मतलब हम एक्सपोर्ट
कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ही नहीं, हमें एक्चुअल में इंपोर्ट की ही जरूरत है। इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट में ही रहता है हमेशा, सरप्लस में कभी भी नहीं होता। आज तक मतलब सरप्लस में नहीं होता है। सरप्लस में होने के लिए क्या होना चाहिए, इंपोर्ट हम लोग कम करें, एक्सपोर्ट हम लोग ज्यादा करें। जब हमारे रुपये की वैल्यू गिरेगी तो ऐसा ही होगा, हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे। बट मैं आपको बताऊं, हमारे को फूड प्रोडक्ट भी इंपोर्ट ही करने पड़ते हैं, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह चाहिए होते हैं हमें। अब एक्सपोर्ट हमारे लिए अच्छा है बट उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते ही नहीं है। जैसे चाइना है, उनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही है। वो अपने करेंसी को जान के डिवेल्यूएट करके रखते हैं, क्योंकि उनको उतना फायदा है एक्सपोर्ट का। वो चाहते हैं कि उनकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ते रहे, लोगों के लिए सस्ता हो तो लोग ज्यादा खरीदें। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। हमारी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। इसलिए इंडिया के अंदर जो माल वगैरह आता है, लोग सबसे ज्यादा बड़ा बायर है इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारी पे जो पावर है वो हमारी पॉपुलेशन है, इसलिए हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम है नहीं। ठीक है, इसके चक्कर में होता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट पे और क्या, अच्छा अभी आपको पता होगा, हमारा 8.8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता था, वो 38% गिर के 5.5 बिलियन डॉलर पे आ गया है। इससे हमारा ट्रेड जो डेफिसिट में होता था, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट यानी लॉस में होता था, वो पॉजिटिव यानी सरप्लस की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इससे क्या फायदे नुकसान होते हैं वो, और उसके बाद मैं आपको पहले ये भी बताता हूँ कि हम इसे रोक सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट इसे रोक सकती है या नहीं। तो आंसर इज यस, गवर्नमेंट इसे रोक सकती है, 100% रोक सकती है। देखो, गवर्नमेंट रोकने के लिए क्या कर सकती है, आरबीआई जो है हमारा, यही रोक सकता है। आरबीआई के पास दो तरीके हैं। या तो ये गवर्नमेंट की जो यूएस डॉलर के बॉन्ड है इसको बेचे, हमारे रुपये को खरीदे। हर बार आरबीआई यही करता है, बट इस बार नहीं कर रहा है। रुपये खरीदे, हमारी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, सप्लाई कम हो जाएगी, तो फिर हमारे इंडियन रुपये की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका है जो आरबीआई कर सकता है। और ये तो हो गया पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका है, लेकिन वो आरबीआई आई डोंट थिंक सो कि करेगा। एक तो यही है कि बॉन्ड वगैरह को बेच सके, आरबीआई पैसा उठा ले। एक ये भी है, मतलब जो करता भी आ रहा है, एक तीन तीन तरीके भी हैं, तो दूसरा बताता हूँ। एक तो ये है कि आरबीआई जो रेट कट ना करे, तो हमारी करेंसी स्ट्रांग होती रहेगी। अच्छा, जो तीसरा है वो आरबीआई नहीं, वो बाहर के लोग, मतलब फेडरल कर सकता है, फेडरल बैंक क्या कर सकता है कि वो रेट कट कर दे अगर फेडरल बैंक, तो उसकी यूएसडी की वैल्यू हो जाएगी कम। इससे हमारा आईएनआर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? जो मार्केट के अंदर आरबीआई बेचता है या खरीदता सिक्योरिटीज को, इसको ओएमओ कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी डाल के खरीद सकता है आरबीआई कभी भी, कोई भी गवर्नमेंट। ठीक है, उन पे बॉन्ड होते ही हैं, अपनी करेंसी बचा सकते हैं लोग। अच्छा, अब ऐसा आरबीआई क्यों नहीं कर रहा है, देखो। आरबीआई ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि युआन जो है चाइना की करेंसी, वो उसको अंडर वैल्यूड ही रखता है, क्योंकि उसको सस्ते एक्सपोर्ट करने हैं। तो हो सकता है अपने ट्रेड सरप्लस में लाने के लिए ऐसा कदम उठा रहा हो, बट आई थिंक इनको करना ही पड़ेगा ये। अभी होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे ना, जितना हमारा रुपया गिरता रहेगा उतनी तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि इससे जो हमें फायदा होने वाला है ना, जिन सेक्टर को, वो सेक्टर है आईटी, वो सेक्टर है फार्मा, वो सेक्टर है ऑटो। इन तीन को फायदा होना, नुकसान किसको होना है, ऑयल को होना है, एनर्जी के सेक्टर को होना है। एफएमसीजी यानी दाल चीनी चावल, इन सब के रेट बढ़ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाएगी, और उसके साथ आएगी स्टैगफ्लेशन। अब आप कहोगे स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का एग्जांपल ये रहा। मान लो आपकी 100 रुपये इनकम थी, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो 2025 में आप 100 रुपये कमाते थे, 2026 में भी आप 100 रुपये ही कमा रहे हो। बट 2025 में आटा मान लो 50 रुपये किलो था, पर अब वो आटा हो गया है 70 रुपये किलो। तो मतलब आपके इनकम तो सेम रही, बट आपका खर्चा बढ़ गया। इस चीज को हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन, चिक्यू इन्फ्लेशन। इनकम नहीं बढ़ रही आपकी, बट इन्फ्लेशन बढ़ी जा रही है। एफआईआई माल बेच रहे हैं इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में, तो इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो नेगेटिव पड़ता है। बट लॉन्ग टर्म में जर्नली देखा गया है कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि महंगे हो जाते हैं और एसेट प्राइस इन कर लेते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है इससे। जरूरी नहीं है अगर आईएनआर गिरा तो स्टॉक मार्केट गिरेगी, हाँ शॉर्ट टर्म में गिर सकती है, बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी।
इसके चक्कर में भी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसको बचाना है अपने पैसे को इन्फ्लेशन से, इन सबसे, तो आप गोल्ड खरीद सकते हो, आप सिल्वर खरीद सकते हो, सदाबहार चीजें हैं, ठीक है। एंड आप अपने एसेट को डाइवर्सिफाइड रख सकते हो हर मार्केट के अंदर। जैसे आपको यूएस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके कुछ ईटीएफ्स हैं, मोन 100 है, आपको हैंसेंग बीज मिल जाएंगे, अलग अलग, मतलब एमएच के टेक मिल जाएंगे, यूएस के वगैरह सबके मिल जाएंगे। तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाकी कोई टिप वगैरह नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये था मेरा व्यू कि रुपया क्यों गिर रहा है, इसके क्या है, क्यों गिर रहा है, क्या क्या फायदा होगा, किसको फायदा होगा, ये सारी चीजें थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, सीएफए, आप एनआईएसएम देख लो, स्टॉक मार्केट देख लो, फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी चाहिए आपको, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। एंड अभी आपको पता होगा 15 लाख करोड़ का घोटाला भी हुआ है, राजेश एक्सपोर्ट करके जो कंपनी है उसका, उसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा। कमेंट कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।